प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ 3, जिसका शीर्षक निर्धनता एक चुनौती है, के कार्यपत्रक 35, जिसका उपशीर्षक निर्धनता एक चुनौती भाग 2 है, के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में मैंने आपको बताया था कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। निर्धन व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कि बिना धन के है, और परिभाषित रूप में आपको बताया गया था कि निर्धन व्यक्ति वह है जिसके पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छता की सुविधाओं का अभाव है, रोजगार का अभाव है, सुरक्षा की भावना नहीं होती, जैसे मतलब जिसे कि असहायता की महसूस करता है वो, और सामाजिक अपवर्जन में जो व्यक्ति रहता है उसे निर्धन कहा जाता है। आगे हम इस कार्यपत्रक में इसके भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आते हैं अपने कार्यपत्रक 35, जिसका शीर्षक है निर्धनता एक चुनौती भाग 2। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे है। निर्धनता रेखा के नीचे है या निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, क्योंकि कोई भी आदमी कब निर्धन होता चला जाएगा जब उसके पास रोजगार ही नहीं होगा, और जब रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, वो लगातार अपने जो पास धन भी होगा, उसके पास जो भी संपत्ति होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें निरक्षरता। निरक्षरता से मतलब है जब कोई व्यक्ति साक्षर ना हो, बिना अक्षर वाला, यानी कि जिसे अक्षर ज्ञान ना हो। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कब निरक्षर रह जाता है, जबकि उसको वे सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हों जो कि उसकी साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मान लो किसी बच्चे को विद्यालय जाना है, लेकिन विद्यालय के लिए उसके पास खर्चा करने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं, ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो निर्धन व्यक्ति क्या करता है कि इसमें बिना मतलब में खर्चा होगा, इससे तो अच्छा क्या होगा कि मैं अपने बच्चे को काम पर लगा दूंगा तो कुछ धन भी आएगा, ठीक है। लेकिन वो धन क्या होता है, बहुत कम मात्रा में आता है। यदि उस बच्चे को पढ़ा देता तो धन क्या होता, बहुत अधिक मात्रा में आता। खराब स्वास्थ्य, जब हमारे पास बेरोजगारी होगी और हम साक्षर नहीं होंगे तो क्या होगा, पैसे की कमी के कारण हम अपना अच्छा इलाज भी नहीं करा पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कुपोषण। जब हम निर्धन होते हैं तो क्या होता है, अच्छे से इलाज नहीं कर पाते, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, तो क्या होता है, हमारे शरीर को अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अच्छे पोषक तत्व न होने के कारण शरीर कुपोषित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कुपोषण कहते हैं। बाल श्रम, आपने अपने आसपास में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कार्य करते हुए देखा होगा, जो कि बाल श्रम का उदाहरण है। बच्चे मजबूरी में निर्धन होने के कारण बाल श्रम करते हैं ताकि वो कुछ न कुछ धन का अर्जन कर सकें। असहायता, निर्धन लोगों की संपन्न लोग अधिकतर सहायता नहीं करते, जिससे के कारण कि वे और निर्धन होते चले जाते हैं। सामाजिक अपवर्जन, निर्धन लोगों को संपन्न लोगों से अलग रखा जाता है या वो खुद ही अलग रहने लगते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं होता और वो और निर्धन हो जाते हैं। असुरक्षा की भावना उनमें होती है, उन्हें लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि हम गरीब हैं। अगला पॉइंट है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। ये क्या बताया गया अभी आपको, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा। इससे पहले मैंने आपको बताया था भारतीय निर्धनता रेखा के बारे में, और ये कौन सी रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा। भारतीय निर्धनता रेखा में हमने क्या बताया था, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए 2400 कैलोरी, और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया है।
अब अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा में किसका निर्धारण किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा में जैसे कि आपको बताया गया है कि इसके अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 कितना $1.9 प्रतिदिन के हिसाब से कमाने वाला होना चाहिए। अगर वो इससे कम कमाता है तो उस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय निर्धनता रेखा है उसमें 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में मिलना ज़रूरी है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। आज $1 का रेट है कितना? $73.94। ये कब का रेट है? आज का, यानी कि 24 सितंबर 2020 का प्राइस है। और अगर हम बात करते हैं $1.9 की, तो यानी कि आज की डेट में 140 रुपये 49 पैसे कमाने वाले से कम कमाने वाले व्यक्ति को क्या माना जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार गरीब माना जाएगा। भारत भी अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। अरे बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है असुरक्षित समूह, यानी कि जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। निर्धनता रेखा भी भारत के सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। तो कैसे नहीं है? जैसे कि आपने सुना होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यानी कि अनुसूचित जाति कौन होते हैं? इन्हें हम जनरली जानते हैं SC के नाम से, यानी कि शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति के परिवार ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। ये असुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि जैसे कि आपने गत वर्ष पढ़ा था अपनी कक्षा में, जो अनुसूचित जनजाति के जो परिवार थे उन लोगों को अधिक सुविधाएं पहले प्राप्त नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी संविधान में। ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार, यानी कि ऐसे गांवों के परिवार जो कि खेती करते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर, यानी कि ऐसे लोग जो कि मजदूरी तो करते हैं लेकिन उनकी मजदूरी फ़िक्स नहीं होती एक तो, और ये भी फिक्स नहीं होता कि उनकी रोज़ ही वो ड्यूटी लगे, यानी कि उन्हें रोज़ मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी। परिवार निर्धनता के सर्वाधिक असुरक्षित हैं। तो पता चल गया आपको कि असुरक्षित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं? SC, ST, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा कह सकते हो। इसको सुधारने के लिए सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है। आगे देखिए, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि परिवार तो निर्धन है ही, लेकिन जो निर्धन परिवार है ना, उनमें भी कुछ लोग बेचारे, एक तो गरीबी, और गरीबी में भी और ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो वो लोग कैसे इन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उन लोगों के लिए गरीबी में कठिनाइयाँ और अधिक होती है। जैसे कि कोई गरीब परिवार की महिला है, अब वो महिला जो है पहले से परिवार निर्धन है, तो क्या होगा, उन महिलाओं को सुविधाएं या तो दी नहीं जाएंगी गरीब परिवार की महिलाओं को, और अगर दी जाएंगी तो सबसे बाद में दी जाएंगी। मान लो परिवार में 2 व्यक्ति हैं, एक पुरुष एक महिला है। पुरुष बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज पहले कराया जाएगा, महिला का बाद में कराया जाएगा, या पुरुष का अच्छे डॉक्टर से कराया जाएगा, या जैसे भी वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा निर्धन परिवारों में। वृद्ध लोगों, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उन्हें भी
अधिक अच्छे तरीके से इलाज नहीं मिल पाता गरीबी में, तो क्या होता है, वो भी ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं बीमारी के साथ साथ ही। और बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। अब मान लो एक परिवार में लड़का है और एक लड़की है, निर्धन परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो निर्धन परिवार होते हैं वो चाहते हैं कि हम पहले लड़के को पढ़ा लें, लड़की की तो शादी हम कहीं ना कहीं कर ही देंगे, तो उसका पति होगा ही कमाने वाला, लेकिन हम लड़के को नहीं पढ़ाएंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो एक समस्या ये भी होती है, जो निर्धन परिवार होते हैं उनमें बच्चियों को पर कम ध्यान दिया जाता है। या कोई खाने की चीज़ है तो कोई खाने की चीज़ बनाई तो लड़कियों को बाद में खाने को दी जाती है, पहले लड़कों को दी जाती है। ये जो घर के पुरुष होते हैं उन्हें दी जाती है, अगर बच जाती है तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, निर्धनों में भी निर्धन। एक तो निर्धन है ही, ऊपर से इनका परिवार की तरफ से भी और कम ध्यान रखा जा रहा है निर्धन परिवारों में भी, तो इन्हें क्या कहा गया, निर्धनों में भी निर्धन कहा गया। बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जो भारत आए, तो उन्होंने क्या किया, भारत में लोगों का आर्थिक शोषण करना शुरू करा। भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, ठीक है। यानी कि भारत में क्या करा उन्होंने, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और तो उन्होंने क्या किया, भारत से उन्होंने धन का निकालना शुरू करा, बड़ी बड़ी खदानों से सोना निकालना शुरू करा, या जहाँ भी भारत की अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब उन्होंने ले जा कर के ब्रिटेन में बेचनी शुरू करी या अन्य देशों में बेचनी शुरू करी, और कुछ चीज़ें अपने पास रख ली, जैसे कि कोहिनूर हीरा था भारत के पास, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया। आपने देखा होगा भारत के लोग पहले हस्तकलाओं में बहुत ज़्यादा निपुण थे, जैसे कि हाथ के से कपड़े बनाना, पंखे बनाना, दरी बनाना और टोकरी बनाना, इन कामों में भारत के लोग पहले बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, यानी कि कह सकते हो एक्सपर्ट थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन उद्योगों को हतोत्साहित किया, और क्या किया उन्होंने, मशीनें ले आए। मशीनों के कारण क्या हुआ, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे वो सभी तो बेरोज़गार हो गए, और जब वो बेरोज़गार हो गए तो क्या हुआ, बेरोज़गार होने के बाद आदमी क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है, बताया था मैंने आपको। तो इसका एक कारण रहा निर्धनता का कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। बच्चों, आगे हम देखते हैं विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिर गई। यानी कि जब अंग्रेज़ थे, हमारे देश को आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो आय की हमारी धीमी दर थी वो 1980 तक भी क्या होती रही, बनी रही, और आय की वृद्धि दर गिर गई, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को इतनी बेहतर लूटा था कि जिसका प्रभाव कि 1980 तक बना रहा। फिर इसके बाद भी क्या हुआ, पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में ऊंची दर से वृद्धि हुई। जनसंख्या में ऊंची दर से वृद्धि होने के कारण तक जन्म दर तो थी हमारे देश में, लेकिन पहले मृत्यु भी बहुत सारे किसी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी जन्म के समय में ही, बहुत कम बच्चे जीवित रह पाते थे। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सीय सुविधाएं लोगों को मिलती चली गई तो मृत्यु दर में कमी आ गई। तो क्या हुआ, जनसंख्या दर तेज़ी से बढ़ती रही। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि, यानी कि जो पर व्यक्ति की इनकम होती है उसकी दर को बहुत कम कर दिया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई और रोज़गार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं, और रोज़गार सीमित थे, वहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा, और लोगों ने क्या किया कि भाई नहीं, हमें धन कमाने के अच्छे अच्छे साधन ढूंढने चाहिए, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने लगे, और जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं रहे थे, वहाँ पे असफल होते रहे, जिससे क्या हुआ, निर्धनता का चक्र बढ़ता चला गया। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि आपके परिवार में 1,000 रुपये इनकम है आपकी। अभी आपके परिवार में 2 सदस्य थे, तो सबके हिस्से में कितना के 500 रुपये,
अगर 2 और सदस्य हो गए तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 4। और सबके हिस्से में कितना आएंगे फिर? 250 रुपये। ऐसे ही जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, अगर मान लो ये 10 सदस्य हो गए तो सबके हिस्से में कितना आएंगे? सिर्फ 100 ही रुपये। और अगर ये 100 सदस्य हो गए तो सबके हिस्से में कितना आएंगे? 10 ही रुपये। तो ऐसे ही जब आय तो बढ़ नहीं रही थी और जनसंख्या बढ़ रही थी तो क्या हुआ? निर्धनता का चक्र बना रहा और गरीब होते चले गए, यानी कि जो हमारा जो प्रति व्यक्ति आय थी वो और कम होती चली गई। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, पहले प्रति व्यक्ति जैसे 1000 रुपये थी, फिर 500, फिर 250, फिर कम होती चली गई। किसकी वजह से? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। आगे बच्चों हम देखते हैं कि भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। भूमि और जो अन्य संसाधन हैं उसमें असमान वितरण क्या हुआ? जैसे कि किसी के पास तो 10 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास मकान भी नहीं है, बेचारा फुटपाथ पर ही सो रहा है। तो ये क्या है? संसाधनों का असमान वितरण है भारत में। आय की असमानता की बात करते हैं अगर हम, तो आय कैसे असमान है? आय की असमानता से हमारा तात्पर्य है कि एक व्यक्ति तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है और एक व्यक्ति 20,000 भी नहीं कमा पा रहा। तो ये क्या है? आय का असमान वितरण है। क्या है? आय का असमान वितरण। आगे हम बात करते हैं, भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। सामाजिक आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि किसी को भाई कोई भंडारा करवाना है, शादी में, जन्मदिन में, इन चीज़ों में क्या करते हैं? ज़्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है। कृषि मतलब खेती। किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीके से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। जो कृषि की जो टेक्निक है वो हम पुराने तरीके पर ही निर्भर हैं अभी भी। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, यानी कि जो हमारे पास धन है या संसाधन है वो बहुत कम है। ठीक है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक मतलब जो हमारी फसल को अच्छा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। भाई तुम्हें ज़मीन तो है तुम्हारे पास, लेकिन अगर मान लो बीज नहीं है तो ज़मीन का क्या करोगे? फसल कैसे उगाओगे? बीज है लेकिन वो नहीं है, उर्वरक नहीं है तो फसल अच्छी कैसे होगी? उर्वरक भी है लेकिन कीड़े मारने की दवाई नहीं है तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। जैसी कृषि आगतों की खरीदारी के लिए किसकी ज़रूरत होती है? धन की ज़रूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। वे इन कार्यों के लिए क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं बेचारे, लोन लेते हैं। कहाँ से? कोई नागरिक बैंक से ले रहा है, कोई सहकारी बैंक से ले रहा है, तो कोई नेशनल बैंक से ले रहा है। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और जब निर्धन हो जाते हैं तो क्या होता है? वो लोन ही नहीं चुका पाते, यानी कि ऋण नहीं चुका पाते। ऋण नहीं चुका पाने के कारण क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं, पुराने वाला कर्जा उतार देते हैं और नया ले लेते हैं। नया लेने के करते तो क्या होता है? वो दोबारा से ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। एक ऋण तो चुकता नहीं, अगले ले लेते हैं, अगले से पहले पुराने के चुकाते हैं, अगला फिर तैयार हो जाता है। तो इससे क्या होता है? अत्यधिक ऋणग्रस्तता हो जाती है, जो कि निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। अब हम आपके कार्यपत्रक के प्रश्नों पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि निर्धनता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जनसंख्या ज़्यादा, ठीक है, भूमि का असमान वितरण और रोजगार में कमी, जनसंख्या वृद्धि। आप इसे इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जैसे विकास की धीमी दर, जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि,
और क्या, प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर बहुत कम है। और क्या, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक शोषण जो कि विदेशों ने करा था हमारे देश में, ये सब क्या है, उसके कारण है। चक्र बना रहा है, ठीक है। आर्थिक प्रगति को इसके कारण थे बढ़ाने में और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण क्या हुआ, निर्धनता चक्र बना रहा। ये लिखा हुआ है आपके इसमें। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण और आय की असमानता के कारण, ये सब इसके कारण है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि असुरक्षित समूह क्या होते हैं। असुरक्षित समूह में कौन कौन लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण भूमिहीन कृषि परिवार और नगरीय मजदूर परिवार। ये सब क्या है, असुरक्षित समूह हैं, जिन्हें कि सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं माना जाता। इनके पास अवसरों की कमी होती है। महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चों को परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक वंचित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि निर्धनों में भी निर्धन कौन है। निर्धनों में भी निर्धन वे लोग हैं जो कि गरीब परिवार से तो संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को बहुत सीमित सुविधाओं में से भी बहुत कम सुविधाएं मिल पाती हैं। जैसे कि महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए। महिलाएं जो कि गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, उनको इलाज की सुविधा कम मिल पाती हैं, आगे पढ़ाई की सुविधाएं कम मिल पाती है, बच्चों को कम पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लड़कों को पहले भेज दिया जाता है। जवान लोगों का इलाज ज़्यादा अच्छी तरीके से करा पाते, वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि निरंतर बीमारी पड़ते रहते हैं। और बच्चियों के पर इतना ध्यान नहीं जाता, बच्चों पर ज़्यादा, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये सब क्या है, निर्धनों में भी निर्धन लोग हैं। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना। औपनिवेशिक शासन भारत में निर्धनता का कारक किस प्रकार बना, जैसे कि मैंने आपको बताया तो कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भारत में जब वो आए तो उन्होंने भारत के लोगों का आर्थिक शोषण किया, उनके रोज़गार छीन लिए, उनकी ज़मीनें हथियाने की कोशिश की, उनकी ज़मीनों पर अपनी मर्ज़ी से खेती करवाते थे। जैसे आपको मैंने 8वीं कक्षा में बताया था कि जिस नील की खेती कराते थे ज़बरदस्ती, जो नहीं करता था उसे दंड दिया जाता था, कर लगाया जाता था उन लोगों पे। ठीक है, उन्होंने आर्थिक शोषण किया भारत में लोगों का। जो उनके रोज़गार की चीज़ें थी, हस्तशिल्प थे, जिससे कि अपना जीवन चलाते थे, उसको नष्ट कर दिया, मशीनें ले आए। उद्योगों को उन्होंने लगाना चाहा, जिन लोगों को मशीनें चलानी नहीं आती थी वो बेचारे पिछड़ गए और गरीब होते चले गए। तो इसलिए भारत में औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारक बना। भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन से हैं। भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण मैंने अभी आपको बताए थे। एक तो ब्रिटिश शासन, असामान्य ब्रिटिश शासन हो गया आपका, जिसने कि भारत में निर्धनता में बड़ा योगदान दिया, हस्तशिल्पकारों को नष्ट कर दिया। और अन्य कारण क्या है भारत में, उच्च जन्म दर, निम्न आय, भूमि और संसाधनों का असमान वितरण, आय की असमानता। और क्या कारण है भारत में, जो भारत के लोग हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, ज़मीनों के लिए उनके पास जो ज़मीनें, उनका आकार बहुत छोटा है, कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है, जीवन यापन के लिए सिर्फ खेती करी जाती है। ठीक है, वहाँ पे पूंजी का अभाव है, तो इसलिए वो क्या नहीं खरीद पाते, बीज नहीं खरीद पाते, उर्वरक नहीं खरीद पाते, कीटनाशक नहीं खरीद पाते, जिसमें धनराशि की ज़रूरत होती है। ये सब क्या है, उनके लिए कठिनाई है। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको ये बताया गया था कि औद्योगिक विकास को हतोत्साहित किया। उन्होंने हतोत्साहित कैसे किया, वो भारत से अंग्रेज़ क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे और
पक्का माल उसी माल से बना करके लाते थे, लोगों को अपने ब्रिटेन वाली चीज़ें भारत में बेचते थे, जिससे क्या होता था भारत को वो चीज़ें महंगी रेट पर ख़रीदनी पड़ती थी। अब हम बात करते हैं प्रश्न 5 की, जो वो प्रश्न 6 की, जिसमें लिखा है कि ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। विचार करके लिखिए, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए बेटो, मैंने आपको बताया था कि छोटे किसान जो होते हैं उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते, उर्वरक के पैसे नहीं होते, कीटनाशक के पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि भाई जब उन्हें फसल उगानी है तो उन्हें इन चीज़ों की तो ज़रूरत है ही, और जब इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है और पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, वो लोन लेंगे। कोई साहूकार से लेगा तो कोई बैंक से लेगा। अब क्या होगा, मान लो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया ज़मीन के कागज़ दिखा करके, तो बैंक ने उन्हें पैसा दिया। उसके बाद जब वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाते, मान लो बारिश आ गई, फसल ख़राब हो गई, तो लेकिन बैंक का तो लोन देना ही है उन्हें, तो क्या करेंगे वो, अब बैंक का लोन चुकाने के लिए वो किसी साहूकार से लोन लेंगे। मान लो बैंक को तो देते थे 100 रुपये पे 10 रुपये, साहूकार कहेगा भाई 15 देगा तो मैं तुझे दूंगा। तो क्या होगा, वो बेचारा मजबूरी में क्या करेगा, 15 रुपये वाला लोन ले करके 10 रुपये वाला लोन चुकाएगा। तो क्या हुआ, उसका भार तो बढ़ गया, तो वो 10 वाला लोन चुकाता है, फिर साहूकार वो कहता है मेरा लोन चुकाओ पूरा, तो वो आगे और महंगी दर पर लोन लेता है। तो इससे क्या होता है, वो ऋणग्रस्तता के जाल में फंसता चला जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, और आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का संपूर्ण प्रयास किया जाएगा। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।